गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपने लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिफरेंस के बारे में देखा था। उसके बाद में अपने डैन हॉप का क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें इनोवेटिव, इमिटेटिव, ड्रॉन और फेबिन टाइप का एंटरप्रेन्योर देखे थे। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में ये सब कुछ आता था। आज की क्लास में अपना डिस्कस करेंगे बाकी के फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कोले का क्लासिफिकेशन है, और उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर को हो अलग और कितने भागों किस बेस पे डिवाइड किया है, वो मतलब स्केल ऑफ एंटरप्राइजेज है उस पे, उसके आधार पर उसका डिस्कस करेंगे अपने। और तो स्केल के आधार पर देखा था, तो इसने अपने देखा था कि लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है। और उसके अलावा अपने और देखा था कि एंटरप्रेन्योर है वो, उसके अलावा अपने देखा था कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और पब्लिक एंटरप्रेन्योर, तो उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे पूरा। तो अपने सबसे पहले लेते हैं कि आर्थर एच कोले का क्लासिफिकेशन है। तो आर्थर एच कोले ने अपने क्लासिफिकेशन में जो एंटरप्रेन्योर थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला था एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर, दूसरा था रैशनल एंटरप्रेन्योर और तीसरा होता है कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। तो वन बाय वन अब इसको देखते हैं कि एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हार्डली इंट्रोड्यूस एनीथिंग रिवोल्यूशनरी एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ द थंब। मतलब ये इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खुद के बनाए हुए थंब रूल पे ही चलते हैं। वो दूसरा कुछ नहीं करते, अपने जो बनाए हुए थंब रूल होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं, और ये अपने खुद के रूल्स पे ही चलते हैं। दूसरों से कोई भी तरह का डिस्कस नहीं करते हैं, अपने खुद के रूल बनाए होते हैं, थंब रूल होते हैं, उसके अनुसार ही अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोलते हैं एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर, जो अपने प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ थंब पे चलते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोला जाता है एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट, अपने दूसरे टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं कोले के क्लासिफिकेशन में, उनको कहा जाता है राशनल एंटरप्रेन्योर। राशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मतलब अपने बिजनेस के बारे में उनको पूरा नॉलेज रहता है, वो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन का और आगे क्या चेंज होने वाला है उनके बारे में वो खुद अपने आप में अप टू डेट रहते हैं, उसके बारे में अपना वो पूरा ध्यान रखते हैं। वो मतलब तर्क संगत होते हैं, अपना पूरा ध्यान रखते हैं, खुद अप टू डेट रहते हैं कि बिजनेस में मार्केट में भी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या करने पे अपने को फायदा मिल सकता है, क्या करने से रोके तो अपने नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोला जाता है रैशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्रांतिकारी विचार के होते हैं, वो कोई भी चीज़ को बहुत ही तेजी से क्रांतिकारी रूप से चेंज करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोलते हैं रैशनल एंटरप्रेन्योर। तीसरा है जो कॉग्निटिव टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है कि इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं वो दूसरों पे कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी अपने बिजनेस के लिए अप टू डेट रहते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह का अनुपालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। जो इस बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं उनसे वो सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं और सर्विस लेते हैं, और अपना जो है बिजनेस को वो चलाते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको कहा जाता है कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो कोले के क्लासिफिकेशन में आपने देखा था कि 3 प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं। पहले एंटरप्रेन्योर है एम्पिरिकल, दूसरे हैं वो रैशनल, और तीसरे टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं वो कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर हैं। एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने खुद के बनाए हुए थंब रूल पे चलते हैं। रैशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस के बारे में उनको खुद को अच्छे से अप टू डेट रहते हैं। और कॉग्निटिव होते हैं वो
वो भी, उनको भी अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन वो किसी दूसरों की एडवाइस का फॉलो करते हैं या कोई एक्सपर्ट का सलाह लेके अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको कहा जाता है कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे जो एंटरप्रेन्योर है उनको मेनली दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला एंटरप्रेन्योर है उनको बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। सेकंड एंटरप्रेन्योर है वो है पब्लिक एंटरप्रेन्योर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट है, तो इसमें क्या होता है कि वो अपने खुद के पर्सनल एंटरप्रेन्योर है। पब्लिक एंटरप्रेन्योर है कि इसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल होगा। ठीक है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक अपने डिस्कस करते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को हम पहले देखते हैं। तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खुद का बेनिफिट पहले देखते हैं। ठीक है, वो मोटिवेट होते हैं, अपने खुद के बेनिफिट द्वारा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और वो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उसी सेक्टर में एंट्री करते हैं जिसमें उनका कुछ भविष्य हो, उस कंपनी का कंपनी का खुद का ब्राइट फ्यूचर हो, या उसके जो स्कोप है अच्छा हो, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चले, या लंबा उनको बेनिफिट है वो काफ़ी समय तक मिले, या ये कह सकते हैं कि उसका एंटरप्रेन्योर है उसका भविष्य है काफ़ी ब्राइट हो, उसमें लॉस होने की कम संभावना हो, और मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिले उनको। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, और दूसरा है पब्लिक एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो पब्लिक एंटरप्रेन्योर होता है मेनली देखा जाता है वो अनडेवलपमेंट कंट्री में होता है, ये ज़्यादा इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर दिखते हैं। तो जो पब्लिक एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एंटरप्रेन्योर होता है, उनको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। तो जो पब्लिक एंटरप्रेन्योर होता है उसमें जो पब्लिक गवर्नमेंट होती है वो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल मुहैया कराती है। तो उससे क्या होता है कि जो गरीब पुअर एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना खुद से उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि अपना बिजनेस शुरू कर सके, तो उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट अपनी है खुद की तरफ से है उनको कैपिटल प्रोवाइड कराती है जिससे अपना वो छोटा बिजनेस शुरू कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो उसमें कैपिटल करती है, मुहैया कराती है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई किया जाता है और उसमें जो आउटपुट होता है वो उनमें कम रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्रेन्योर। तो वापस देखें, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इस प्रकार के बिजनेस में ही एंट्री करते हैं जिसमें उनको खुद का बेनिफिट हो। ठीक है, और वो अपने कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना, मतलब दक्षता कह सकते हैं उनकी ज़्यादा हो, तो इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको कहा जाता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और दूसरा है पब्लिक एंटरप्रेन्योर। पब्लिक एंटरप्रेन्योर में जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है उसमें इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर पाए जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट है जो एंटरप्राइजेस को खुद स्टार्ट करवाती है और इसमें वेरी हाई होता है इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसका जो रिटर्न होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ एंटरप्राइज। तो स्केल ऑफ एंटरप्राइज के बेस पे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर और दूसरे वो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। तो इसमें अपन पहला देखते हैं वन बाय वन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उनके क्या फीचर हो सकते हैं। तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है, तो पहले देखा जाए तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उनमें ये स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है वो या एंटरप्राइजेज है वो ज़्यादा दिखते हैं।
जैसे अपने देखा जाए जैसे कि ब्रॉयलर फार्म है, डेयरी फार्म है, जिसमें क्या होता है कि एक कम कैपिटल लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे ब्रॉयलर फार्म है तो उसमें क्या है कि 10-15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्ट करके अपन ब्रॉयलर फार्म खोल सकते हैं। या डेयरी फार्म है तो उसको अपने 10 लाख रुपए तक में अपना इन्वेस्ट करके अपने खोल सकते हैं, जिसमें कम पैसे, कम लागत में अपना खुद का एंटरप्राइज खोल सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है वो है जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स असेट में होता है। फिक्स असेट का मतलब जैसे कि उसकी जो फार्म बिल्डिंग है, जैसे एनिमल खरीद लिए हैं, जैसे मशीनरी है, तो उनमें 10 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। 10 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं होता है उसमें। 10 मिलियन से ज़्यादा इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे फार्म मशीनरी है, एनिमल्स है, प्लांट है और फार्म की बिल्डिंग है, उसमें 10 मिलियन से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। और इसका जो एग्जांपल है जैसे ब्रॉयलर फार्म है और जो डेयरी फार्म है, तो इसमें अपने इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया में मेनली इसी प्रकार के स्मॉल स्केल के एंटरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं अपने लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल जो एंटरप्राइजेस है वो है जो डेवलप कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि 10 मिलियन से ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें क्या होता है कि स्पेशल प्रकार का फाइनेंशियल और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है वैसा। और उसमें जो स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस होता है उसमें इस प्रकार का कोई मैनेजरियल कैपेसिटी और फाइनेंशियल कैपेसिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। एक बार से कोई नई टेक्निकल स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरुआत में ही बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो एंटरप्राइजेज हैं वो डेवलप कंट्री में देखने को मिलते हैं। जैसे कि लेयर फार्म है, जैसे विदेशों में जो लेयर फार्म होता है तो उसमें क्या होता है कि जब वो इस प्रकार का एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो शुरुआत के दौर में ही उनको काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक, तो और उसके लिए क्या होता है कि हाई टैलेंटेड भी चाहिए होता है, और उसमें मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो इस प्रकार देखा आपने स्केल बेस पे 2 प्रकार के हो गए, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। तो अपने जो क्लासिफिकेशन था एंटरप्रेन्योर का वो अपने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेते हैं, अपने टॉपिक है मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? तो मैनेजर इज ए पर्सन हु मैनेज द ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मैनेजर होता है वो किसी कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है, वो उसका मैनेजमेंट देखता है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन देखता है, मतलब उसको मैनेज करता है। मैनेजर होता है वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो उस कंपनी को मैनेज करता है। ठीक है, ठीक है। जो मैनेजर इज द चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवीजन, यूनिट और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन who may directly command to worker to accomplishing business objective efficiently and effectively। जो मैनेजर होता है वो मतलब ये या तो उस पूरी डिवीज़न का हेड हो सकता है, इंचार्ज हो सकता है, या फिर वो पूरा एक छोटी सी उसकी ब्रांच का हेड हो सकता है या इंचार्ज बोल सकते हैं। वो क्या करता है, जो उनके अंडर में काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको मैनेज करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है कि कौन सा काम किस प्रकार से करना है, उसको पूरा मैनेज करता है। वो उसका जो कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसको मतलब जो वर्कर होते हैं उनको डायरेक्टिंग करता है, उनको मोटिवेट करता है।
और जो आपस में जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनसे जो नीचे लेवल के हो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ये मैनेजर होता है, वो कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है, वो उस कंपनी का ओनर नहीं होता है, उसको हायर करके रखा जाता है। ठीक है, और मैनेजर होता है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो टॉप लेवल का मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर और लो लेवल के मैनेजर। तो अपना मैनेजर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर। और अपने मैनेजर के फंक्शन अभी जो मैंने बताया वही, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन इसमें 5 बताए गए हैं कि पहला है प्लानिंग करना है, कंपनी को किस प्रकार से प्लान करना है वो सब मैनेजर का काम है। ऑर्गेनाइजिंग, कोई मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है। ठीक है, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग मतलब कोई डायरेक्शन देना है एम्प्लॉय को, मोटिवेशन है उनको उत्साहवर्धन करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में आपस में तालमेल बनाए रखता है। और कंट्रोल, कंट्रोल मतलब जो एम्प्लॉय है उनको कंट्रोल करके रखना। तो ये अपने मैनेजर का देखा कि मैनेजर की डिफाइन है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मैनेजर इज ए पर्सन हु मैनेज द ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भी अपने मैनेजर के बारे में देखा। अब मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, उनके बीच में अपने डिफरेंस देखते हैं, जो 1 बाय 1 देखते हैं। एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है गोल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो बड़े बड़े तौर पे देखा जाता है तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का बिजनेस है वो स्टार्ट करता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप खुद का रिस्क लेके अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। जबकि जो मैनेजर होता है वो उसके अंडर में काम करता है एंटरप्रेन्योर के। जो मैनेजर होता है किसी दूसरे का एंटरप्राइज बनाया हुआ है, या कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो संभालता है, इफेक्टिवली संभालता है। जो किसी दूसरे ने, जैसे एंटरप्रेन्योर ने अपना कोई बिजनेस खड़ा कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, उसको इफेक्टिवली उसको चलाने के लिए मैनेज करने का काम है वो मैनेजर करता है। जबकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने खुद की मेहनत से स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं। जबकि मैनेजर होते हैं वो किसी के अंडर में काम करते हैं, और जो किसी दूसरे के द्वारा बिल्ड किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको वो इफेक्टिवली चलाते हैं। ठीक है, मतलब पहला डिफरेंस हो गया कि एंटरप्रेन्योर होते हैं वो खुद का बिजनेस बनाते हैं, जबकि जो मैनेजर होते हैं वो किसी दूसरे के बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको इफेक्टिवली चला जाता है। दूसरा, ओनरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने खुद के एंटरप्राइज का वो ओनर होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस का खुद मालिक होता है, वो अपना खुद का बॉस होता है। जबकि जो मैनेजर होता है वो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय होता है उस एंटरप्राइज का। मैनेजर होता है वो उस एंटरप्राइज का एम्प्लॉय होता है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ओनर होता है एंटरप्राइज का। थर्ड डिफरेंस है रिस्क के आधार पर देखा जाए तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो एंटरप्राइजेज का जितना भी अनसर्टेनिटी है या रिस्क है उसकी पूरी जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर की ही होती है। बल्कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर बीइंग एन एम्प्लॉय डज नॉट बियर एनी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द एंटरप्राइज। मैनेजर होता है उस कंपनी में किसी भी प्रकार की जो भी अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी रिस्क होता है, उसको वो बियर नहीं करता है। ठीक है, तो फोर्थ इसमें टॉपिक है रिवार्ड। रिवार्ड है जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क भी ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो उसको जो कंपनी में यदि जितना ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपनी को, वो सारा का सारा होता है एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ठीक है, ये रिवार्ड है वो हो सकता है उसको बहुत बार बहुत हाई अमाउंट में मिले,
हो सकता है जो कंपनी या एंटरप्राइज है वो लॉस में भी जा सकती है। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद रिस्क लेता है, तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो सब उसका खुद का ओन होगा, उसका खुद का होगा, और वो इरेगुलर होगा। कभी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता हो, और हो सकता है कि उसकी एंटरप्राइज है वो लॉस में भी जा सकती है। ठीक है, जो मिलेगा वो उसका होगा। उसी तरह मैनेजर का है, उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है। ठीक है, चाहे कंपनी घाटे में जाए या फायदे में जाए, उसके जो रिवार्ड्स है वो उसका फिक्स है। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, मंथली उसकी सैलरी है, या उसका जो हर इंक्रीमेंट है वो लगना, वो फिक्स है उसका। ठीक है, तो ये रिवार्ड है। उसके बाद में इनोवेशन है। इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नया आइडिया को मार्केट में लॉन्च करता है। ठीक है, वो अपने खुद का प्लान करता है और उसको चेंज करके इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जो बल्कि जो मैनेजर होता है, उसका जो प्लान उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, या फिर उस जो उसने आइडिया दे दिया है मार्केट में, जो मार्केट में शुरू कर दिया है, उसको वो दूसरे आइडिया में ट्रांसलेट करता है, या उसको दूसरी प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करता है, या दूसरे में परिवर्तित करता है। तो अपने देखा एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में मेन जो डिफरेंस है, गोल ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा है ओनरशिप में। ओनरशिप में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ओनर होता है एंटरप्राइज का, और मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय होता है। रिस्क, दूसरा रिस्क है। तीसरा, चौथा तो डिफरेंस है रिवार्ड पे। रिवार्ड है जो एंटरप्रेन्योर को जो कंपनी का फ़ायदा होता है वो उसको पूरा मिलता है, और मैनेजर की जो सैलरी होती है वो उसके सर्विस पे फिक्स रहती है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर का जो इनोवेशन है वो खुद अपना प्लान करता है, और उसके बाद में जो मैनेजर होता है वो उसको एग्जीक्यूट करके उस प्लान को दूसरी प्रैक्टिस में भी चेंज कर सकता है। तो अपने ये एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में अपने देखा था। नेक्स्ट लेते हैं अपने फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या इसको बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं बिजनेस ओनरशिप, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपने ये डिस्कस करते हैं। तो जो टाइप ऑफ बिजनेस है उसको मेनली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सोल प्रोपर्टीशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और कॉरपोरेशन। तो वन बाई वन अपन डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले लेते हैं अपने सोल प्रोपर्टीशिप। सोल प्रोपर्टीशिप क्या होता है, अपने उसको अपने डिस्कस करते हैं। तो सोल प्रोपर्टीशिप इज अ बिजनेस ओवन बाय वन पर्सन। जो सोल प्रोपर्टीशिप टाइप का जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, वो खुद का बिजनेस ही खुद चलाता है। ठीक है, उसमें अपनी कंपनी का मालिक बोल सकते हैं वो खुद ही होता है। एक वन पर्सन है, एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल बंदा है, वो अपना बिजनेस चलाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोल प्रोपर्टीशिप। ठीक है, सोल प्रोपर्टीशिप का जो ये मेथड है या इसका जो फॉर्म है, ये सबसे पुरानी और सिंपल बिजनेस का टाइप है, या बोल सकते हैं कि कॉमन फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, इसमें जो बिजनेस होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद ही ओनर होता है, वो अकेला ही उसको चलाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई मोहल्ला है, ठीक है, उसके अंदर एक जो दुकानदार है अपनी दुकान चला रहा है। ठीक है, तो उस कंपनी का वो खुद ही मालिक है, मतलब उस दुकान का। ठीक है, वो अकेला ही लेके आता है बाहर से, मार्केट से सामान, अकेला ही उसको
बेचता है, अकेला ही उसका जो सामान का जो खाते बही का रिकॉर्ड है वो खुद ही रखता है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल लें अपन समझने के हिसाब से, तो जो जैसे वेटनरी कंसल्टेंट है, वेटनरी डॉक्टर है, ठीक है, या ह्यूमन डॉक्टर है, ठीक है। तो वेटनरी डॉक्टर है जो अपने बिजनेस को वो खुद ही हैंडल कर रहा है, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, वो खुद ही जा रहा है एनिमल्स ओनर के पास में और ट्रीटमेंट कर रहा है, या फिर लेयर फार्म पे जा रहा है, ब्रॉयलर फार्म पे जा रहा है, पिगी फार्म पे जा रहा है, अपनी सलाह खुद दे रहा है, ठीक है, और वो अकेला खुद ही उसको मैनेज कर रहा है। इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बोला जाता है प्रोपर्टीयरशिप, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं तो वो एक सिंगल बंदा होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, वो उसका पूरा ही हैंडल करता है, अकेला उसको हैंडल करता है। तो इसके एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे वेटनरी कंसल्टेंट हो गए, ह्यूमन डॉक्टर हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रोपर्टीयरशिप होते हैं उनको बोलते जो बिजनेस होता है उनको बोला जाता है सोल प्रोपर्टीयरशिप, ठीक है। तो सोल प्रोपर्टीज में देखा जाए, वापस देखते हैं एक बार कि सोल प्रोपर्टीयरशिप होता है वो इस बिजनेस ओवन बाय वन पर्सन, एक सिंगल पर्सन होता है वो अपना बिजनेस चलाता है। और ये जो मेथड है एंटरप्रेन्योर का, ये बिजनेस का मेथड है, ये सबसे पुराना मेथड और ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। और इसमें इस जो एग्जाम्पल देखा जाए तो वेटनरी कंसल्टेंट है, ऑडिटर है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेते हैं अपने इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो उसके एडवांटेज देखते हैं क्या क्या होते हैं इसके सोल एंटरप्रेन्योर के। तो इसमें जो ये जो इसका बिजनेस है, ये एक वो सिंगल पर्सन होता है, वो ओनर होता है। तो इस प्रकार का जो बिजनेस होता है उसको शुरुआत करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है, इजी टू सेटअप द बिजनेस। ये जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शुरुआत करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उसमें कोई भी जो डिसीजन लेना होता है वो एक सिंगल पर्सन को ही लेना पड़ता है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो शुरू करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो उसका ओनर को पर्सनली मिलता है, जिसमें ये टैक्स भरता है तो वो भी पर्सनली उसको भरता है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एज इनकम टू द ओनर पर्सनली। जो उसका जो उसको पैसा मिल रहा, रिवार्ड मिल रहा, पर्सनली मिल रहा है, उसमें उसका दूसरों का किसी का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको डायरेक्टली पर्सनली ही उसी को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हायर फ्लेक्सिबिलिटी। हायर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो बिजनेस है वो अकेला है, चलाने वाला है, तो उसको जब इच्छा है, उसमें लगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उस बिज़नेस को वो चाहे तो छोड़ सकता है। या फिर उसको जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, सिंगल पर्सन है, उसको कहीं पे भी मीटिंग में जाना है या कुछ डिसीजन लेने हैं, तो उसको किसी के साथ दूसरों के डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको लग रहा है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो अपने सब विवेक से उसको डिसीजन को ले सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है उस बिजनेस में उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उस बिजनेस को वो छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो जो सोल प्रोपर्टीयरशिप्स होती है हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, क्योंकि उसमें वो सिंगल पर्सन है, डिसीजन लेना उसको खुद को लेना होता है। तो इस प्रकार का जो देखा जाए तो उसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो दूसरा इसमें जो ऑनर होता है उसका अपने बिजनेस पे खुद का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। जो बिजनेस होता है उस पर पूरा कंट्रोल होता है उसका ओनर का, वो अपनी मर्जी है उस हिसाब से उसको कंट्रोल करता है। उसको जो चीज़ बिजनेस की है वो सारी उसके आंखों के सामने से निकलती है, तो उसमें शुरू से लेके एंड तक जो भी एक एक चीज़ होती है उसको कंप्लीट पता रहता है, क्योंकि सारे जो रिकॉर्ड मेंटेन करने से लेकर के जो उसका जो मैनेज करना है
सब कुछ जो कार्य होता है वो अकेला ही करता है। चाहे कहीं बाहर से जो कुछ गुड्स लेके आने होते हैं या फिर उसको इंपोर्ट करना है, या अपनी जो जैसे वेटनरी डॉक्टर है या तो वो अपना खुद का अकेला ही मैनेज करता है। ठीक है, तो अपने बिजनेस पे उसका पूरा कमांड होती है। ठीक है, उसके बाद में सोल प्रोपर्टीशिप होती है, उसमें अनलिमिटेड लिएबिलिटीज होती है। अब लिएबिलिटीज क्या होती है, जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस में जैसे प्रॉफिट में चल रहा है तो चलो ठीक है, उसका पर्सनली सब कुछ जो प्रॉफिट होता है वो एंटरप्रेन्योर का उसका खुद का है, ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वो अकेला ही है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको खुद को मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी लिएबिलिटी भी उसकी हो गई। कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया है, बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया है, तो उस कंडीशन में अनलिमिटेड लिएबिलिटी का मतलब है कि उसको सारे जो बिजनेस में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो उसने पैसे लगाए हैं वो सारे बेच दिए, या उसने पूरा अपना बिजनेस तबाह हो गया, उसके बाद में उसका जो घर है उसको भी बेचना पड़े तो भी उसको अपना जो कर्ज है उतारने के लिए उसको पूरा अपना घर भी बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी सिंगल पर्सन है, उसकी पूरी लिएबिलिटीज बनती है। ठीक है, देयर इज अनलिमिटेड लिएबिलिटी फॉर कंपनी डेबिट्स। यदि मतलब कंपनी है जो डूब गई है, तो जिसने इन्वेस्ट किया पैसा वो सब कुछ कंपनी पे लगाया, उसके अलावा जो पैसे उसके घर पे पड़े थे बिजनेस के लगाए के अलावा, वो भी उसको लिएबिलिटी से बनती है कि वो कर्ज अपने घर को बेच के भी या अपने खुद के जो कैपिटल बेच के भी उसको कर्ज को उतारे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब बोलते हैं अनलिमिटेड लिएबिलिटीज। उसके बाद इसमें लिटिल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें जो है छोटा बिजनेस है तो इसमें कोई गवर्नमेंट का इतना हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल रूल रेगुलेशन है वो उसको फॉलो करना पड़ता है, और इसको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो बिजनेस छोटा बिजनेस है, जो सरकार के नियम है उसके अनुसार चल रहा है, बाकी उसको जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है वो मिनिमम है, और उसको ज़्यादा रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके जो सोल प्रोपर्टीशिप के अपने एडवांटेज देखें, इजी टू सेट अप द बिजनेस, प्रॉफिट आर टैक्स्ड एज इनकम टू द ओनर पर्सनली, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स रेट इज लोअर देन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक है, ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, there is unlimited liability for company debits, and little reporting is required, and government regulation is minimal। तो ये अपने सोल प्रोपर्टीशिप के अपने एडवांटेज देखे थे। नेक्स्ट लेते हैं अपने डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रॉपर्टीज। तो जो अपने एडवांटेज देख लिए थे, अब इसमें वैसे डिसएडवांटेज बहुत हैं, लेकिन अपने इम्पोर्टेंट देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है फुल लिएबिलिटी फॉर डेबिट्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताया था कि इसमें जो घाटा होता है या फिर उसका बिजनेस का पूरा जो भार होता है या दबाव बोल सकते हैं, या लॉस में जब कंपनी जाती है तो उसका जो पूरा लिएबिलिटीज है वो उसके ओनर पे रहता है। ठीक है, ओनर मतलब जो एक पर्सन है उसी पे पूरा भार आ जाता है। यदि कंपनी को रिवार्ड मिलता है तो वो उसका पूरा बेनिफिट उसी का होता है, और यदि उसको घाटा होता है तो उसी का ही पूरे रिस्क होता है, उसी का ही होता है। दूसरा है कि अकेला पर्सन है। ठीक है, एक अकेले पर्सन को इतने मतलब कोई एकदम से बिजनेस शुरू करने के जो पैसे चाहिए होते हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इतना एक साथ हग अमाउंट में जो पैसे हैं, कैपिटल है, एक बार बिजनेस शुरू करने के जो आवश्यक होते हैं वो इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि जो इसका मुख्य एक डिसएडवांटेज यह है कि जो उसमें स्किल होने चाहिए, एबिलिटीज और टैलेंट ऑफ द ओनर। ये सिर्फ उसी कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकता है
जब उसमें कुछ स्किल हो, कुछ हुनर हो, या कुछ एबिलिटीज हो, या फिर टैलेंट हो, खुद का टैलेंट होना चाहिए, उसमें कुछ स्पेशल स्किल होनी चाहिए और एबिलिटी हो, तभी इस प्रकार के जो बिजनेस हैं वो सक्सेस हो पाते हैं। या कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है तो इस प्रकार के जो बिजनेस हैं वो उससे नहीं चल पाएंगे। तो अपने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप से नाम से पता चल रहा है कि कोई इसमें पार्टनर होंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक पर्सन है वो क्या यूनाइट होते हैं। ठीक है, या दो से अधिक पर्सन यूनाइट होते हैं, अब मिलते हैं और कोई बिजनेस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन who unite in the operation and management of a business। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा एक सिंगल पर्सन होता है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। पार्टनरशिप में दो हो सकते हैं, मिनिमम दो होने चाहिए, और अधिकतम दो से ज़्यादा, 2 से 10-15 तक हो सकते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, अब दूसरा है एक क्लियरली रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप टर्म इज एसेंशियल। जो पार्टनरशिप होती है उन जो दो पार्टनर हैं या 3 या 4 पार्टनर हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक पार्टनरशिप के बीच में जो इसकी टर्म और कंडीशन है उसका वो एग्रीमेंट होता है कि या जैसे जो जितना कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, या किसी ने अपनी लैंड लगाई है, या फिर किसी ने अपना बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, उस प्रकार उनका एक जनरल एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बेसिस पे उनको वापस जो प्रॉफिट होता है या बेनिफिट मिलता है उसी के हिसाब से उनमें वापस डिवाइड होता है। ठीक है, एक जनरल एग्रीमेंट होता है कि जो उसमें कंपनी को जो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो पार्टनरशिप में जो उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है उसमें जितना उनको फ़ायदा हो रहा है उसका जो उसकी हिसाब से उनमें डिवाइड होगा। यदि उन दोनों में यदि उस बिजनेस में जो उन्होंने पार्टनरशिप करके एंटरप्राइजेज या ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया है, शुरू किया है, यदि उसमें कोई नुकसान होता है तो उनकी जो भरपाई भी होगी वो बराबर उसी लीगल जो एग्रीमेंट था उसी अनुसार वो भरपाई होगी। तो ये पार्टनरशिप है। अब इसके तो एडवांटेज देखते हैं। तो इसमें लीगल नहीं है, जो पार्टनरशिप के एडवांटेज हैं इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो आपस में अपने आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, या जो अपनी जो स्पेशल स्किल्स होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ आइडिया और स्किल को आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि लिएबिलिटीज़ है वो आपस में शेयर करते हैं। यदि कोई किसी कंडीशन में जो बिजनेस है वो घाटे में चला गया तो उस लिएबिलिटी को वो उसी अनुपात में आपस डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो टैक्स रेट होती है वो कॉरपोरेशन से इसमें थोड़ी कम लगती है। ठीक है, और दूसरा है जो कैपिटल है, एक सिंगल पर्सन से ज़्यादा पार्टनरशिप में है जो कैपिटल को इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठे करना या कैपिटल को लगाना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जो इसमें आपस में जो पार्टनर होती है उनमें जो पार्टनर वही होते बन पाते हैं जिनके आपस में तालमेल अच्छा होता है। ठीक है, तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे कहीं बिजनेस के सिलसिले में आपको कहीं मीटिंग कहीं पे बाहर जाना है। ठीक है, तो उसमें जैसे 3 या 4 पार्टनर है। ठीक है, तो उनमें से कोई 3 या 4 में से कोई एक सिंगल पर्सन अवेलेबल है तो वो उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है वहाँ जाके, या उसमें जैसे बाहर कहीं जाना हो, कोई डिसीजन लेना हो, चारों वहाँ जो पार्टनर सारे अवेलेबल नहीं हो, कोई बीमार हो गया हो, तो मतलब उसमें एक पार्टनर है वो इन्वॉल्व होकर उसको डिसीजन को ले सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे।
share ideas and skill among partners, share liabilities, tax rate lower than corporation, tax more flexibility of ownership and income, कुछ इसके ये एडवांटेज थे। इसमें डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेज। अब इसमें जो इसमें कुछ एक जैसे ये जो बिजनेस है, आप कैन नॉट सेल बिजनेस अनलेस ऑल पार्टनर एग्री। जब इस बिजनेस को वो किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरा पार्टनर राजी नहीं हो सकता। और दूसरा, इसमें आपस में रिलेशन को बना के रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और शेयर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन है जो एक दूसरे का, कब बहुत बार इस प्रकार की सिचुएशन भी आती है कि डिसीजन है वो ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत बार ये होता है, फाइनेंसिंग कंडीशन भी खराब होती है तो डिफ़िकल्टी आ जाती है। जो फाइनेंसिंग पैसे बाहर निकलाने, जैसे कि बिजनेस में घाटा हो रहा है तो एक पार्टनर ने ज़्यादा पैसे लगा लिए, दूसरे ने के कम पैसे लगाए, तो इस प्रकार ये जो डिफ़िकल्टी भी बहुत सारी आती है। तो इस प्रकार आपने आज डिस्कस किया था अपने कोले का क्लासिफिकेशन, एंटरप्राइजेज का क्लासिफिकेशन, ओनरशिप के आधार पे एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन देखा, और अपने आज फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप।